सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलाइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी। वहां से आगे की बातें करते हैं। मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज। अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो जी जी जी। और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजो जी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, 4 औरतों की कहानी थी वो। ओके। और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे। वाह, वाह, वाह। गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी। अरे अरे। और हम गांव में मतलब रह रहे थे। इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6, 6:30 के बाद अपने हट में जाओ, रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6, 6:30, 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी। हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज। एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं ही के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म। ऑडिशन से मिली थी? ऑडिशन से। बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। ओहो। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए, जिनकी नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। और मुझे लगा था कि यार मतलब वो बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिप सिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे। ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया। क्या बात है। कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी, जो I had to sing for that film. You have to sing. Okay. আমি লাস্যময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই, তবু আখিতে চোখ রাখলে যেন আমি যে তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই। क्या सुंदर तो बोल है। मतलब अद्भुत। क्या लाइन है वो, कामना के फूल। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया। हाँ,
और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे एक इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के? इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आले गए और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। 4-5 धड़कन मिस। हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे। एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कारपेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी। बिल्कुल, इंडिया में वैसे कोट्स मिलते ही नहीं थे। वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर। क्या एक्सपीरियंस था वो। हाँ, एकदम है ना, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किससे, कियानो रीव्स। वाह वाह वाह। पर ये तो मजा है, बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे और हम लोगों को रिट्स कार्ल्टन में ठहराया गया था। तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब like the hotel is so opulent, grand, yeah. But thankfully later in life this became a norm in life, like many more films happened like this, जहाँ मतलब बहुत ट्रैवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो दिस इज द बिगिनिंग, या यस बिल्कुल। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा जी। तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई? इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की मेनन के साथ, राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिक लेन हैपेंड। फिर कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी। फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं। उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की, बिबौर, हाँ बांग्ला बिबौर भी की। फिर मुझे ब्रिक लेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए। ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था? ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे, इसलिए था। और मैंने शादी भी कर ली। ये भी था। हाँ, प्यार हो गया। ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, रॉयल ओपेरा हाउस में। जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के। तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में? द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक प्रोफेशनली चलती है वो। लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपरेटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलके लिखा। पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे। ये हॉबी हो जाती है। जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं।
बट नो वन इज फंडिंग अस। तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज्ड टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं। बिल्कुल, बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं। तो लंदन में थिएटर होता रहा। हाँ, अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया। और यहाँ पे भी मैंने पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेठ और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो। वाह वाह, क्या बात है। इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एवरीथिंग, यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई? फिल्में भी हुई। मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको। बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई। और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली। अच्छा। तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी, बट आई वाज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए, तो आप वहां से वापस आ गई? वापस आ गई। और एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वाज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट। ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया? जी। भोपाल वाली फिल्म तभी हुई? भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई। अच्छा। क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश। ओके। या उस फिल्म में अभय आपके साथ थे? नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे। और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, अच्छा, हाँ, वो इंटरनेशनल फिल्म थी। जी जी जी, बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी। अच्छा। और एक ट्रेजेडी होने वाली है, उसके इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म। फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ। मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी। बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। बिल्कुल। तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है? मुझे नूरजहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। क्या बात है, उन्हीं ने गाया है। आवाज दे कहाँ है? बिल्कुल। वो भी सुना जा सकता है? वो भी, हाँ, वो भी सुना जा सकता है। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही
किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही। गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। इन तमाम फिल्मों की बातें हो रही हैं, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूं कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया? आई लव एनवाई सन्नी देओल और कंगना रनावत है उसमें। वो एक फिल्म थी, यस, वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सन्नी देओल ऑन स्क्रीन, डंपिंग द मेन हीरो। क्या बात है, मजे की बात है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास और मुझे लगता है कि ये ऐसा आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है, एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला मामला। बट ऐसा नहीं होता है, यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने। मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए। और पार्च्ड वाज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन इनिशियली। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, वाह। मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन हम लोग मिले थे, लीना और असीम, और हम सोचे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं। मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको। So that's how it actually started. Then I took her to that place जहाँ से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का। And then she did her research and she wrote the screenplay और ऐसे करके बनी वो एक शानदार फिल्म बनी। हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि the germ of the idea came from me। और इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें। हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई and we had like a very, very interesting time, you know, shooting this together, bonding, and हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, you know, we all got together and made the film. रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, he's the cinematographer of Avatars and Titanic, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों he shot the film। और ये असीम बजाज की वजह से है, who's our producer, और लीना के पार्टनर भी हैं वो। सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर। वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए, वाह। एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया और फिल्म बात भी बड़ी करती है। हाँ। और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची। यस, यानी लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई। Wow. You know, so it was really fantastic, and also working with such amazing actors,
सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया। बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। हाँ, तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है। वाह। ही इज अनअपोलोजेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट। बिल्कुल, जो अपनी तरह की फिल्में करनी है, आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है। और मैं इसलिए देवाशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबू धाबी में थी। आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येलो बस। और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है। तो देवाशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वांट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वांट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ। वाह, दैट्स ऑल। क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह। बिल्कुल कमाल। और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया। एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है। बिल्कुल, यू नो, ही इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। एक्टर तो सबको पता ही है वो है। बिल्कुल। तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं। अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है। हाँ बिल्कुल, पीछे मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई। फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है। अच्छा। थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था। वो एजुकेशन सिस्टम पे था। वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था। और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था। अच्छा, आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी। उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ। तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, व्हाई कांट इट बी अ शी? Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character. Right. So he said okay. और मैं डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like okay. वाह वाह. Wonderful. क्या बात है. हाँ. देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई, वो भी उनके साथ ही, बिल्कुल, जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया। बिल्कुल, देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर, देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर जी। हाँ, वो की मैंने। और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी। और I had to learn also Marathi for that. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणेच्या मुलगी हूँ। क्या बात है। और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा जो वहां दिख रहा है, वहां दिख रहा है। एंड इट वाज ओल्ड मराठी आल्सो, इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बीइंग स्पोकन नाउ। अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो। क्या बात है। तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ। अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है। क्या बात है। एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्में। हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो। तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की 5th, यस। लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी। आई हैव डन स्टोरी टेलर आल्सो विद आनंद जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया है। जी 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 जी। एंग्री इंडियन गॉडेसेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर, एवरीबडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स। मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय,
विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेयर यू हैव टू फिट इन एंड resolve the things now, because everybody else is already selected. They've gone through the 20 days workshop, which I was not a part of. I couldn't be. जबकि मैं मतलब it was a thing that I always feel a little कि you know I was there in the beginning of the process और वो end लेकिन फिर बीच में चीजें दूसरी. Anyway, so it was like completely devised, and it was a very different kind of an experience. क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले, और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो, एवरीथिंग वाज सो. द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस. एंग्री इंडियन गॉडेसेस. वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, और उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहाँ भी एक गाना सुनते हैं. बिल्कुल. कौन सा गाना होगा? इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे. मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, और उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन, हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है. हाँ. अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं. स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसडी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था. तब से गाते. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल. बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से उलझने हैं बावरी है सांसें. क्या बात. सुनते हैं अब स्वानंद की आवाज. बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना. बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना. बावरा सा हो अंधेरा बावरी खामोशिया, बावरा सा हो अंधेरा
बावरी खामोशियाँ थरथराती लौह मध्यम बावरी मदहोशियाँ बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए बावरे से मुखड़े से सरकना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना। अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया? मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरीड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वाज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब while we were shooting it, so it was extremely stressful। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वाज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माय गायनेकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहाँ उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है। लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार? तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में। और उसने कोई संकेत नहीं दिए? मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज। सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, you know, and it was unreal। or it was just like a few months back I'd lost my father to the same thing। yeah, it was, he had chronic myeloid leukemia, CML। so I didn't know how would I tell my mother। oh god। तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी। और फिर ऊपर आई हैड 9-year-old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड अ मदर हु had lost her husband just like, you know, a year back, and I didn't know how to tell her। But obviously I had to tell her at some point। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वाज टॉकिंग टू दीज 2 पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, you're in too much of a difficult situation। क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ, और कोई नहीं है। मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ, नाउ दैट माय डैड इज नॉट देयर। इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली देयर इज नोबडी एल्स। सो हाउ वुड आई डू दिस? एंड द एक्सपेंसेस ऑफ माय ट्रीटमेंट इज obnoxiously high। Oh। Initially, insurance also refused my claim
क्यों? उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूँ, एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस. आप जीती? यस. बट द थिंग इज देयर वर टू मेनी बैटल्स. यू नो, इसमें मैं हील कैसे हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग, एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म. वो तो रखा ही हुआ था. तो इट वॉज जस्ट, आई हैड रीच्ड द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू, और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको. उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा. बिल्कुल. बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा. यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन व्हेन, वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या. दैट्स व्हेन आई रीच्ड आउट. मेरा एक गर्ल गैंग है. मैंने सबसे पहले उनको बताया. वो लोग कौन है? शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है. इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी. और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है. दिस वाज आवर गर्ल गैंग. रिचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली रिचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे. उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं, ये अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. संजय सूरी है, ओनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं. और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है. गजब. हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर जबकि 1.5 साल बीत चुका है. हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे. और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI. बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग. राइट. और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके. ये कितना मुश्किल था. ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था. और मेरी बहन आई थी. मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था. एटलीस्ट 1 person इज टेकन केयर ऑफ. मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम. पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी. आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट. और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म. आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक. ये प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए. ये शारिब, इस पूरे दौर से आप बिल्कुल गुजर रही जिस थी. दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी. और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मिलती हूँ क्योंकि माइंड डाइवर्ट होगा. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है. पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन. उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर. वेरी डिफिकल्ट टाइम. वेरी डिफिकल्ट. शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप. और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शारिब को अभी लिखते हैं हम. वाह वाह. इसी के बारे में लिखते हैं. क्या बात है. एंड इमेजिन दैट वाज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. तो
दैट इवनिंग वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वाज द लास्ट इवनिंग। एक तरफ से रो रहे हैं दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है, देख लेंगे, मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि ठीक हो जा। अपने ही सेल्स हैं which have gone rogue, it's up to me if I can heal। ये मतलब it just went back and forth like that, and that's the day मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने। क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया। यस, हमने शोज भी किए अब तो। पहला शो कब कहाँ हुआ था? पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ। जी जी। उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है। और फिर आगे और भी करेंगे शोज। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। हाँ, सुनते हैं। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से, इस मुश्किल से गुजर चुके हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे? तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक, सर्वाइवर्स से और ऑन्कोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी आए थे देखने, और लखनऊ में बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे, और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो, आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना, अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है, मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो, या ये कर लो, वो कर लो। हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है, वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं, तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज अ सर्वाइवर, इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो, जो और भी है बस हियर एंड नाउ। कल का तो हमने ना, तो आपको पता है ना, मुझे ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था, बट अब तो मतलब ये इंटरनल है। वी रियली डोंट नो, मतलब मैं एक दिन पूरा, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस। हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला, वो सब ये कहने लगे कि टैन, मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट। मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का। मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है, विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट। सो हाउ देन, यू जस्ट नेवर नो। तो आप, वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा ता हबे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ। मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी, वहां हमारे अड्डे चलते थे, वहां कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये, ताकि वो वक्त निकल जाए। मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे, मैंने शेव करवा लिए, और वो भी पब्लिक को दिखाया properly. Yes. कि yes, I am going through this. Yes, I lost a lot of weight. I mean, that's a part of my life. I am an artist and I experienced it. I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं। बिल्कुल। तनिष्ठा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है? नहीं मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में। तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
कुछ चीजें लिख रही हूँ, लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी। बट आई एम राइटिंग सर्टेन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ। तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं? नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है। अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट। ओके, वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है? हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं। बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है। देन आई स्पेंड टाइम विथ हर। खाना बनाने में मुझे मजा आता है, और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ। क्या बनाती हैं? हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा खाना आजकल जो हो रहा है। मम्मी कहती कि अच्छा इसको बुला लो, उसको बुला। मैंने कहा कि घर पे लोगों को बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से। अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन, उसको सब एफर्टलेसली आता है। इतना सुन चुकी है वो, किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी। राइट राइट, तो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ। या बिल्कुल, वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है। अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये मिलेगा। पहले ही बोल देती है। क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे। बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना जरूर। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सफर फिल्म का ये गाना। इस गाने को इंदिवर ने लिखा है। हाँ। और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं फिर रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे,
में चंचलता चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तनिष्ठा, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ जरूर आइए, स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सेल्यूलॉइड के सितारे